बनासकांठा यानी अंबाजी शक्तिपीठ का शहर, वो पावन धाम जिसका नाम जहन में आते ही सिर श्रद्धा से झुक जाता है। आस्था की डोर भक्तों को यहाँ खींच लाती है। यहाँ आकर भक्त और भगवान के बीच दूरियां मिट जाती हैं। यही वजह है कि आस्था के सबसे बड़े धाम में सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है। आम हो या खास, नेता हो या अभिनेता, बनासकांठा आने वाला हर शख्स अंबाजी के दरबार में हाजिरी लगाना नहीं भूलता। पीएम मोदी से लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी तक आस्था के दरबार में सिर झुका चुके हैं। बीजेपी के 22 साल के शासन में बनासकांठा को क्या मिला? क्या इस जिले के लोग बीजेपी सरकार के कामकाज से खुश हैं? ये जानने के लिए गुजरात के रण को गुजरात के रंगों के साथ दिखाने निकली न्यूज नेशन की टीम मेहसाणा के बाद पहुंची बनासकांठा। अंबाजी के दर्शन करने हो या फिर नारियल वाले पहाड़ से मन्नत मांगनी हो, तो चलिए हमारे साथ गुजरात की इस मन्नत की नगरी में और कहिए केम छो। शहर में एंट्री के बाद हमने मान्यताओं के मुताबिक ही आगे बढ़ने का फैसला किया, इसलिए सबसे पहले हमारी टीम ने अंबाजी मंदिर का रुख किया। अंबाजी 51 शक्तिपीठों में से एक मशहूर और पौराणिक शक्तिपीठ है। मंदिर से जुड़ी मान्यताएं इसकी अहमियत की कहानी बयां करती है। हम हैं इस वक्त बनासकांठा के अंबाजी मंदिर में। अंबाजी मंदिर में ना सिर्फ गुजरात बल्कि दुनिया भर से लोग दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। ये देवी माँ की शक्ति पीठों में से एक पीठ है। कहा जाता है कि माँ सती के जब अंग गिरने शुरू हुए थे, उसमें से जो हृदय का हिस्सा था यानी दिल जो था वो यहाँ पर गिरा था। इस जगह पर जब उनका दिल गिरा, उसके बाद से इस जगह को अंबाजी के नाम से ही जाना जाने लगा और जितने भी श्रद्धालु हैं वो दिन रात यहाँ पर अंबाजी के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन दिलचस्प बात मैं इसमें आपको बताती हूँ कि यहाँ पर आपको माँ की मूर्ति के दर्शन नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो मूर्ति के रूप में यहाँ पर स्थापित ही नहीं है। यहाँ पर उनके दर्शन होते हैं यंत्र के रूप में। दिशा यंत्र यहाँ पर है। कहा जाता है कि यंत्र के दर्शन करने से आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। माता जी का आशीर्वाद सबके साथ रहेगा, सबके साथ, और आम जनता के साथ भी माता जी का आशीर्वाद हर पल रहेगा। मैं तो ये तीसरी बार आया हूँ। दर्शन करने आया है बॉम्बे से। ये हमारा भतीजा है, भांजा है, उनका शादी के लिए माना था, आज पूरा हो गया। मंदिर में अंबाजी का श्रृंगार देखते ही बनता है। इसकी खूबसूरती भक्तों का मन मोह लेती है। श्री यंत्र को इस तरह सजाया जाता है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। श्री यंत्र को कुछ इस तरह से सजाया जाता है कि वो देवी माँ की मूर्ति ही नजर आता है। अक्सर लोगों को इस बारे में पता नहीं चलता है और वो श्री यंत्र में देवी माँ की मूर्ति समझ के दर्शन करके जाते हैं। बनासकांठा आकर मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता का पता चला। कहा जाता है कि अंबाजी के दर्शन गब्बर के दर्शन के बिना अधूरे हैं। माँ अंबाजी के दर्शन कहा जाता है कि अधूरे होते हैं जब तक कि आप गब्बर की दर्शन ना करें। यानी पर्वत है ठीक श्री यंत्र के सामने। कहा जाता है कि माँ यहाँ पर अपने मूल रूप में स्थापित है, क्योंकि यहाँ पर अखंड ज्योत जलती है। श्री यंत्र के बिल्कुल ठीक सामने ये पर्वत है, क्योंकि एक पर्वत पे माँ का श्री यंत्र यहाँ पर मौजूद, तो दूसरी तरफ में अगर आपको एक रोशनी दिखाई देती है, अब वहाँ कुछ लाइट्स लग गई हैं, लेकिन पहले इसी पर्वत से सीधे वो अखंड ज्योत के दर्शन लोगों को होते थे। और अखंड ज्योत के दर्शन करने का मतलब यानी कि माँ के पूरे दर्शन करना, क्योंकि माँ अपने पूरे मूल रूप में वहीं पर स्थापित है। बनासकांठा में रात जैसे जैसे बढ़ रही थी, शहर की चमक दमक बढ़ती जा रही थी। खाने का वक्त हो रहा था, लिहाजा हमारी टीम खाना खाने एक ढाबे पर पहुंची, जहां एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट जायका गुजराती खान पान की झलक दिखला रहा था। गुजरात में खाने की कोई कमी नहीं है। जहाँ जाएं अलग तरह का, अलग अंदाज का और बहुत ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। ऐसे में बनासकांठा आएँ तो आप बाजरे की रोटी ना खाएं ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बाजरे की पैदावार बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ज़्यादातर आदिवासी लोग भी और बाकी लोग भी यहाँ पर बाजरे की रोटी ज़रूर खाते हैं। और इस वक्त हम भी एक ढाबे में आए हैं और ये देखिए यहाँ पर भी बाजरे की रोटी लगी हुई है, क्योंकि जो अक्सर ढाबों पर आप खाना देखते होंगे उसमें यहाँ पर ये फ़र्क मिलेगा कि यहाँ पर बनासकांठा में आपको बाजरे की रोटी एक बड़े से तवे पर और सिकती हुई नज़र आएगी। हालांकि इस रोटी को रोटी नहीं कहते हैं, इसको यहाँ पर क्या कहते हैं और क्या पूरी जानकारी है ये भी लेंगे और इसका स्वाद भी चखेंगे। एक से बढ़कर एक लजीज पकवानों से भरी थाली किसी के भी मुंह में पानी लाने के लिए काफी थी। हमने जायकों के बारे में एक एक कर जानकारी जुटाई।
तो इस वक्त हम सुरेश भाई के ढाबे पर हैं और यहाँ पर बाजरे की गरम गरम रोटियाँ सिक रही हैं तवे पर। बाजरे की रोटी को क्या कहते हैं सुरेश भाई? रोटला कहते हैं, बाजरे की रोटी। रोटला कहते हैं। तो फिर मंगवाइए आपका रोटला, कैसा है, स्वाद करते हैं किस तरह का टेस्ट उसका आता है। तो रोटला मेरे ख्याल से तो ये एक ही काफ़ी होता होगा खाने के लिए। पापड़ के साथ क्या क्या है इसके अंदर सुरेश भाई, ये बताइए। लहसुन की चटनी है, मिर्ची, लहसुन की चटनी है। हाँ जी, मिर्ची है और उसको संभारा बोलते हैं, और कड़ी है और सब्जी है मिक्स, एक सेव टमाटर है, खिचड़ी है मूंग दाल की और घी है। यहाँ पे बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, आटे की रोटी सब होती है, तो ज़्यादातर बाजरा ही खाते हैं। हाँ, बाजरा ही खाते हैं, पैदावार काफ़ी ज़्यादा इस वजह से बाजरे की रोटी खाते हैं। हाँ जी। तो घर में मेहमान आते हैं, मेहमानों को भी हाँ, बाजरे की है, मक्की की है, गेहूँ की, जिसकी जो पसंद, ज़्यादातर बाजरे की पसंद करते हैं यहाँ के लोग। हाँ। तो ठीक है, अब बनासकाठा में आए हैं तो बाजरे की रोटी तो खाएंगे ही, क्योंकि यहीं पर यहाँ का स्वाद भी है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैदावार जो है इस फसल में वो बाजरे की होती है। और इस थाली का आनंद लेते हैं, बनासकाठा की थाली। रात का अंधेरा ढल रहा था, सूरज की किरणों के साथ सियासी शोर शुरू होने लगा। सुबह सुबह न्यूज नेशन की टीम ने एक बार फिर एक मंदिर का रुख किया। यह मंदिर है गेला हनुमान मंदिर। मंदिर में 4 मंजिला इमारत जितना ऊंचा नारियल का ढेर जमा है। यहाँ इतना नारियल जमा हो चुका है कि ये किसी बड़े पहाड़ जैसा नजर आता है। हमारे देश में बहुत दास्तानें हैं, बहुत विविधताएं हैं, लेकिन जो दृश्य मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही अजीब है। श्रीफलों बाखर यानी कि नारियल का पहाड़। मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो दरअसल पहाड़ नहीं है, वो नारियल हैं। एक एक करके यहाँ पर नारियल इस कदर इकट्ठे हो गए हैं पिछले 60 सालों से कि यहाँ पर एक पूरा पहाड़ बन गया है। लगातार हर शनिवार को तकरीबन 18,000 नारियल जो हैं वो यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं, और जहाँ चढ़ाए जाते हैं उसका नाम है गेला के हनुमान जी। यानी कि यहाँ पर मान्यता के तौर पर ये सभी नारियल चढ़ाए जाते हैं, और पिछले 60 साल से लगातार नारियल चढ़ते चढ़ते यहाँ पर अब ये करोड़ के आसपास हो गए हैं। हालांकि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज कराने की कोशिश की गई थी। कहानी जो है वो मैं आपको बताती हूँ और साथ ही लेकर चलती हूँ इस श्रीफल के मंदिर में। मंदिर के पुजारियों से हमने पूजा पाठ की विधि और मंदिर से जुड़ी मान्यताओं की जानकारी ली। हमें पता चला कि मंदिर में नारियल चढ़ाने दूर दूर से भक्तों का हुजूम आता है। इस चमत्कारिक मंदिर की बातें, और या यूं कहें कि इसकी प्रसिद्धि जो है अब लोगों तक काफ़ी दूर दूर तक पहुंच रही है, लेकिन इसमें जो खास चीज़ें हैं जो इस मंदिर के प्रति लोगों की मान्यता को और ज़्यादा गहरी करती है, आस्था को और ज़्यादा बढ़ाती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सामने ये जो पेड़ है यहाँ पर, ये खिजड़ी का पेड़ कहा जाता है, और इसी पेड़ के ठीक नीचे हनुमान जी की कोई बड़ी विशाल मूर्ति यहाँ नहीं, लेकिन सामने जो आपको आंखें दिखाई देती हैं, जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, वही यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन है। और इसी दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। इसी पेड़ में यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति शुरू से ऐसे है? शुरू से प्रकट हो गई थी, जमीन के अंदर की दादा की प्रकट हो गई है मूर्ति नीचे की बरबर। हर शनिवार दादा के नीचे और तेल चढ़ता है, 5-6 डब्बा 10 शनिवार दादा का तेल चढ़ता है। आखिर गेला हनुमान मंदिर पर क्यों है भक्तों का अटूट विश्वास? क्यों यहाँ लगा रहता है भक्तों का मेला? और कैसे खड़ा हो गया नारियल का पहाड़? इससे जुड़ी मान्यता भी दिलचस्प है। दरअसल यहाँ हनुमान जी को जटाधारी नारियल चढ़ाया जाता है। मंदिर में चढ़ाया गया नारियल ना तो फोड़े जाते हैं, ना ही भक्त घर ले जाते हैं। नारियल को पूजा में चढ़ाने के बाद में पहाड़ पर चढ़ाना होता है, मन्नत के पहाड़ पर। और हनुमान जी के दर्शन के बाद अब इस नारियल को लेकर मैं चल रही हूँ और इस पूरे पहाड़ की परिक्रमा करनी होती है। इस वक्त जो इधर आपको दिखाई दे रहे हैं जितने भी नारियल, ये सब वो हैं जो सिर्फ एक शनिवार की पूजा में यहाँ पर चढ़ाए गए हैं। तो एक शनिवार की पूजा में यहाँ पर लगभग 18,000 नारियल जो हैं वो चढ़ाए जाते हैं, और इसी तरह से परिक्रमा करते हुए इस पहाड़ की साथ साथ चलना होता है और मन्नत का नारियल लेकर के आपको आगे बढ़ना होता है। 30-35 साल थी। अच्छा, 30-35 साल में बहुत बड़ा। हाँ, बहुत तेबा बन गया। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसा बिल्कुल एक पहाड़ की रूप में दिखाई दे रहा है, नारियल का पहाड़ है ये बताइए कि खास शनिवार को लोग आते हैं यहाँ पर? शनिवार का लोग लाखों लोग आवे। लाखों लोग? हाँ, लाखों लोग आवे। अच्छा, अने दो गाड़ी श्रीफल लावे। इतना मतलब गाड़ी भर के श्रीफल यहाँ आता है, और उसी के साथ साथ हर व्यक्ति को इसी तरह से मन्नत का अपना नारियल लेकर के
चलना होता है और चलते चलते मन्नत मन में मांगनी होती है। खुले में लोग यहाँ पर आ सकते हैं, तो ऐसे में अगर कोई इस नारियल को यहाँ से कोई नारियल चुराता है तो क्या उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाएगी, जैसा कि शनि शिंगणापुर में होता है, वो वहाँ से कुछ ले जा नहीं सकता। इसी प्रकार यहाँ से भी एक मान्यता है कि इसका नारियल कोई ले जाएगा, उसके साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। मैं तो दर शनिवार से आता हूँ, 25, 30, 35 या वर्ष का एक शनिवार चल के भी आया हूँ। मेरे गांव से 25-26 किलोमीटर होता है और दादा का साथ बहुत ही है, लेकिन ये वर्षों का पहाड़ बन गया श्रीफल का, एक श्रीफल भी नहीं बगड़ा है और वहाँ एक खराब नहीं हुआ है। तो मुझे पता चला कि यहाँ पर एक टाइप का एक मंदिर है, तो मुझे लगा मुझे जाना चाहिए। मैं यहाँ आया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं दूसरी बार आया हूँ। बनासकांठा की डोर सिर्फ आस्था और विश्वास से ही नहीं जुड़ी है, बल्कि ये आलू की खेती के मामले में भी अग्रणी जिला है। जिले को आलू उत्पादन का हब माना जाता है, लेकिन किसानों को उसकी वाजिब कीमत नहीं मिलती। बनासकांठा में आलू की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जो ये खुशखबरी किसानों के लिए होनी चाहिए, वहीं पर थोड़ी परेशानी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि दाम जो है वो उस हिसाब से नहीं मिल पाते हैं। खेतों से कोल्ड स्टोरेज में जाता है माल, लेकिन किसानों तक उतना दाम नहीं आ पाता है। ऐसी कुछ दिक्कत होती है क्या? हाँ, होती है ना दिक्कत। क्या दिक्कत होती है? दाम पूरा नहीं मिलता हमको। अच्छा, कितना रुपए किलो है अभी यहाँ पर? यहाँ पे तो 2 रुपये किलो। 2 रुपए किलो आलू है जी। 1 रुपए भी जाता है क्या? 1 रुपये भी जाता है। अच्छा, अभी 1 रुपए किलो आलू मैं मांगू तो मुझे मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा, स्टोर से डायरेक्ट मिल जाएगा। यहाँ से बाहर जाने के बाद लोग कमीशन खा के, व्यापारी बहुत पैसा खाता है बीच में से, 10 रुपये बेचता है वो बाहर जाके। यहाँ से 2 रुपये केजी ले जाता है खेडूत के पास। तो खेडूत के पास से मतलब 1 रुपए किलो भी कोल्ड स्टोरेज से भी मिल जाएगा, तो खेडूत को मिलता है पैसा, दाम मिलता है? ना, पूरा नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? पूरा नहीं मिलता। तो क्या नुकसान में रहती है खेती या ठीक ठाक? रहती है बहन, रहती है, काफी रहती है। रहती है। तो क्या मतलब क्या लगता है आपको, क्या ठीक होना चाहिए कि खेती में और आप लोगों को फायदा हो? कम से कम केजी का 10 रुपया मिले, तभी खेडूत को संप्रोमाइज हो, फायदा होता है। आप दाम बढ़ाना चाहते हैं? दाम बढ़ाना चाहते हैं। जिले में बड़े पैमाने पर आलू का उत्पादन होता है, लिहाजा उसे कोल्ड स्टोरेज में सेफ रखा जाता है। बनासकांठा में करीब 250 कोल्ड स्टोरेज हैं। पूरे गुजरात में बनासकांठा में सबसे ज्यादा आलू की खेती होती है। यहीं से आलू का उत्पादन पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है। इसी के चलते यहाँ पर किसान काफी ज्यादा है आलू की खेती करने वाले, और इस तरह के तमाम कोल्ड स्टोरेज जो है वो देखने को मिल सकते हैं बनासकांठा में। और दीसा में खास तौर से अगर बात करें, बनासकांठा जिले के दीसा में जहाँ पर आलू की खेती होती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़े उत्पादन के तौर पर आलू की खेती को ही देखा जाता है, और इसी वजह से तमाम लोग इस व्यापार में हैं। इस वक्त कोल्ड स्टोरेज में ये जो आलू है, आपके घर तक जो दाम मिल रहे होंगे आपको वो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं चाहूँ अभी तो मुझे 1 रुपए में 1 किलो आलू यहाँ से मिल जाएगा। ये मैं पूछ ही लेती हूँ, केम छो? मुझे मिल जाएगा 1 रुपए में 1 किलो आलू? मिल जाएगा। जरा सोचिए, 1 रुपए 1 किलो आलू, उससे नीचे कोई किसान कैसे जाएगा? अगर उससे नीचे जाएगा तो आज की इस महंगाई के दौर से कैसे लड़ेगा, खाना कैसे खाएगा, बाकी तमाम चीजें हैं। ये बताइए, नोटबंदी और जीएसटी का कुछ फर्क पड़ा था? फर्क तो पड़ा ही है, क्यों नहीं पड़ा। नोटबंदी में सबसे ज्यादा फर्क पड़ा, फिर उसके बाद जीएसटी में फर्क पड़ा कि जो व्यापारी लेते थे वो थोड़े डर दूर के बैठ गए, उसकी वजह से नहीं मिल पा रहा इसका दाम। जब कमी होती है तब हम उन तमाम वजहों को तलाशने लगते हैं कि किस वजह से ये कमी आई और उसके निवारण के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब वो परेशानी चल रही होती है तब उस वक्त उसका ख्याल किसी को नहीं आता है। और इस वक्त बनासकांठा के में आलू की खेती करने वाले किसान जो है इसी वजह से परेशान हैं। बनासकांठा आलू हब के रूप में मशहूर है, लिहाजा इसे बटाटा नगरी भी कहा जाता है। आलू उत्पादन में आगे इस शहर पर आलू की छाप भी साफ नजर आती है। गुजरात के बनासकांठा में आलू की पैदावार इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर डीसा, जो कि इसकी एक नगरी है और यहीं पर सबसे ज्यादा आलू की पैदावार होने की वजह से उसका नाम बटाटा नगरी रखा गया है। डीसा बटाटा नगरी के नाम से आप ये स्टैचू भी देख सकते हैं, जहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है गुजराती डीसा बटाटा नगरी। बनासकांठा से इतना ही। अगली कड़ी में दिखाएंगे गुजरात का एक और शहर और पूछेंगे वहाँ के लोगों से केम छो। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ विनीता यादव, न्यूज़ नेशन, बनासकांठा।